एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को समझने से पहले स्टूडेंट हमको ये पता होना चाहिए कि सर न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल 11th स्टैंडर्ड में आपको पढ़ाया जाता है कि सर ऐसी स्पेसीज जो इलेक्ट्रॉन रिच होती हैं उन स्पेसीज को कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल, या दो स्पेसीज जो ऐसे रीजन पे जाके अटैक करती हैं जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, दो स्पेसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। नहीं पता है तो कोई टेंशन ना लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां पर लिंक मिल रहा होगा आपको न्यूक्लियोफाइल का, वहां पे जाके इन चीज़ों को क्लियर कर लें तभी आगे बढ़ें। अदरवाइज थोड़ी बहुत दिक्कत आप लोगों को फेस करनी पड़ेगी कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल क्या बोल रहे हैं हम। जब मैंने बोला न्यूक्लियोफाइल तो आपको करेक्ट माइंड में आ जाना चाहिए कि सर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। मैंने बोला इलेक्ट्रोफाइल तो आपको माइंड में आना चाहिए कि सर इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। ये चीज़ें अंडरस्टैंडेबल डेफिनेटली होनी चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से समझने के लिए। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती हैं, जैसे अगर मैं हाइड्रोक्साइड आयन की बात करूं, ठीक है, ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर होते हैं यहाँ पर, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। वाटर की बात करूं, वाटर एक ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ऑक्सीजन के पास में दो दो लोन पेयर होते हैं। अमोनिया है, अमोनिया इज ऑल्सो न्यूक्लियोफाइल क्योंकि अमोनिया के पास में लोन पेयर होता है। साइनाइड आयन है, कार्बन के पास में लोन पेयर होता है। नाइट्रेट आयन है, नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये सारी स्पीसीज क्या होती है? एक अच्छे न्यूक्लियोफाइल का काम करती हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होती है, या ऐसे बोल सकते हैं हम कि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। न्यूक्लियोफाइल के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि सर, जैसे आप लोग गेम खेलते हो कबड्डी का, जब कोई प्लेयर थोड़ा सा हर्ट हो जाता है तो क्या होता है भाई, उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, उसकी जगह पर एक नया प्लेयर आ जाता है। तो यही होता है सब्स्टिट्यूशन, एक पुराने ग्रुप का हटना और उसकी जगह पर एक नया ग्रुप का आना, दिस इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हमारे कोई भी एक एल्किल हैलाइड लिया जा सकता है, जैसे मान लीजिए हमने ये एल्किल हैलाइड लिया, इसका नाम आप लोग लिखोगे ब्रोमो इथेन। ओके, तो एक ही साथ हम कई सारे रिएक्शन को बता देते हैं आप लोगों को। जैसे अगर आप ब्रोमो इथेन की रिएक्शन करते हैं, पहला है NaOH, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें जो NaOH है वो एक्वस होना चाहिए, एल्कोहलिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने बताया है कि अगर NaOH आप एल्कोहलिक लेते हो तो फिर एलिमिनेशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। ओके, NaOH या फिर KOH कोई भी लिया जा सकता है, लेकिन बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों कैसे होने चाहिए, एक्वस होने चाहिए। अगर एल्कोहलिक होंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। तो बस कुछ नहीं करना, यहाँ से NaOH में जो न्यूक्लियोफाइल है वो कौन है? OH माइनस आयन। तो Br को हटाइए और Br की जगह पर OH माइनस आयन लगा दीजिए। तो क्या आपको प्रोडक्ट मिलेगा? CH3 CH2 OH। NaOH ले रहे हो तो यहाँ पर NaBr दिखाई देगा, KOH ले रहे हो तो यहाँ पर KBr दिखाई देगा। ठीक है, प्रोडक्ट का नाम आसानी से आप लोग जानते ही हो, इथेनॉल। ओके, अगर यही रिएक्शन आप पोटेशियम साइनाइड के साथ में करा रहे हैं KCN, ठीक है, तो यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो साइनाइड आयन है Cn माइनस, तो यहाँ Br हटाइए और Br की जगह पर साइनाइड आयन को लगा दीजिए। अब क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cn प्लस KBr आउट, यहाँ से K और यहाँ से Br आउट हो लेगा। अगर आप यही रिएक्शन AgCN के साथ में कराते हो, ठीक है, AgCN के आप कहोगे था यहाँ भी साइनाइड आयन है, यहाँ भी साइनाइड आयन है, तो यहाँ भी यही होना चाहिए, यहाँ पर Cn लग जाना चाहिए, Br आउट होना चाहिए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर Cn नहीं लगता है, यहाँ पर NC लगता है, ठीक है, और KBr यहाँ से भी आउट होता है। अब सर Cn और NC में क्या मतलब है? अगर आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, उसमें एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में बात की जाती है। यहाँ पर एम्बिडेंट ग्रुप के बारे में बात करेंगे, थोड़ी देर बाद में करेंगे। पहले आप इनको समझ लें कि सर क्या क्या होता है, फिर हम समझेंगे कैसे कैसे होता है। ठीक है, पहले समझ लेते हैं क्या क्या चीजें होंगी। अगर आप ध्यान रखें कोई साइनाइड हाई रिएक्टिव मेटल का है तो Cn लग जाएगा, अगर लेस रिएक्टिव मेटल है लाइक AgCN, कोई और मेटल होता है यहाँ पर जो लेस रिएक्टिव होता है तो फिर आपको NC लगाना है, Cn
नहीं लगाना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों लगाना है उसकी बात भी हम करेंगे अभी थोड़ी देर में आप लोगों से। ऐसे ही आप नाइट्रेट से रिएक्शन कराइए KNO2, ठीक है, इनका नाम लिख लेते हैं, इथाइल साइनाइड, राइट, इथाइल साइनाइड सी भी लिख सकते हो, या फिर चलो साइनाइड ही रहने दीजिए, इसको बोलिए इथाइल आइसोसाइनाइड। ओके, जब CN है तो साइनाइड बोल दीजिए, NC है तो आइसोसाइनाइड, या फिर इसको साइनाइड C और साइनाइड N ऐसे भी बोला जाता है, नाम लिखने के अलग अलग तरीके हैं। साइनाइड C ऐसे डैश लगा के C लिख दीजिए, इसको फिर आइसो नहीं लिखना, साइनाइड N कैसे लिख दीजिए, दोनों में से कोई भी एक तरीका फॉलो कर सकते हो। KNO2 के साथ में रिएक्शन कराएंगे पोटेशियम नाइट्रेट के साथ में, देन फिर से वही है, यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो NO2 है, तो Br हटेगा, KBr तो आउट होना ही है, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2ON, ठीक है, इसका नाम है इथाइल नाइट्रीटो O, ठीक है। और अगर यहीं पर ये रिएक्शन AgNO2 के साथ में हो रही होती, देन NO2 लगेगा यहाँ पर, CH3 CH2 NO2 प्लस KBr, इसका नाम रहेगा इथाइल नाइट्रेट, या फिर आप इसका नाम नाइट्रो इथेन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नाइट्रो इथेन, ठीक है, इथाइल नाइट्रेट N, या इसको आप बोलोगे नाइट्रीटो N, क्योंकि यहाँ पर N कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पर O कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए नाइट्रीटो O, और इस कंपाउंड को नाइट्रीटो N, ये भी बात बोली जा सकती है। अगर आप Ki के साथ में रिएक्शन करा रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हो, तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का काम कौन कर रहा है, आयोडाइड आयन, क्योंकि आयोडाइड आयन पर लोन पेयर रहेंगे, तो फिर यहाँ पर I हटाइए, CH3 CH2 I प्लस KBr आउट हो लेगा, आइडोइथेन, और एक रिएक्शन और है यहाँ पर, चलो इधर करा लेते हैं हम, हमारे पास में इधर जगह कम है, हम लिखेंगे तो आप लोगों को दिखने में दिक्कत होगी, इसलिए इधर करा देते हैं। कोई भी एक CH3 CH2ONA, ओके, इनको बोलते हैं हम एल्कोक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम ईथर ग्रुप लगा हुआ है, इथॉक्साइड, ओके, 2 कार्बन है इसलिए इथॉक्साइड, 3 कार्बन होते प्रोपोक्साइड, 1 कार्बन होता मेथॉक्साइड, सोडियम तो सोडियम है ही है। देन क्या होगा, यहाँ से Na और यहाँ से Br आउट कर दीजिए, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए C2H5, ठीक है, और इस वाले कंपाउंड को भी आप क्या लिख सकते हो, O ये वाला एंड C2H5, तो क्या बन गया, एक ईथर बन गया जिसका नाम है डाई इथाइल ईथर। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, सबसे पहला काम यही करना है कि IUPAC कंपाउंड की नेमिंग जो 11th स्टैंडर्ड में आप लोगों को समझाई जाती है, हमने भी ग्रुप वाइज नेमिंग की वीडियोस बनाई हुई है। जैसे ईथर ग्रुप है तो ईथर ग्रुप की 5 या 7 मिनट की वीडियो अलग है, एल्डिहाइड ग्रुप है तो एल्डिहाइड ग्रुप की 5 या 7 मिनट की वीडियो अलग है, हर एक ग्रुप की अलग अलग वीडियो बनी हुई है। तो सबसे पहले आपको नेमिंग आनी चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो कंपाउंड लिखा है ये क्या लिखा है, जब हम पढ़ ही नहीं पाएंगे कि सर ये लिखा क्या है, समझेंगे कैसे, तो इसलिए सबसे पहला काम IUPAC नेमिंग को स्ट्रॉन्ग करना आना चाहिए। वेल, इस रिएक्शन का एक नाम भी होता है, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस, ओके, तो ये कुछ रिएक्शन लिखी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, सिंपल एक न्यूक्लियोफाइल है वो Br को वहां से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ठीक है। इन सारी रिएक्शन को आप एक साथ याद रखिए, NaOH KOH से होगा तब क्या होगा, AgCN से होगा तब क्या होगा, KCN से, KNO2 से, AgNO2 से, Ki से, और विलियमसन ईथर सिंथेसिस में कोई भी एक सोडियम एल्कोक्साइड लगाते हैं। अब सर हम इन सारी रिएक्शन की डिटेल में बात करेंगे कि सर KCN लगाया
तब तो आपने Cn लगाया है वहां पर, लेकिन AgCN लगाया है तब आपने Nc लगाया है। KNO2 लगाया है तब ONO लगाया है, लेकिन AgNO2 लगाया है तो NO2 क्यों लगाया है? तो इसकी बात अब कर। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं या एम्बिडेंट ग्रुप क्या होते हैं? देखिए, ऐसे ग्रुप जिन जो अपने डोनर एटम को चेंज कर सकते हैं, ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं एम्बिडेंट ग्रुप। लिगेंड की बात कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होती है, जो अपने डोनर एटम को चेंज कर लेते हैं। यहाँ भी हम यही बोलने वाले हैं कि जो अपने डोनर एटम को चेंज कर ले, जैसे साइनाइड ग्रुप है। ठीक है, आप देखें साइनाइड की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ये होती है। नाइट्रोजन के 5 हुए, कार्बन के पास में 4 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, माइनस चार्ज लगा हुआ है इसलिए एक इलेक्ट्रॉन आ गए। अब देखिए यहाँ पर कार्बन के पास भी लोन पेयर है, मतलब कार्बन भी अपना लोन पेयर दे सकता है, लोन पेयर के थ्रू कनेक्ट हो सकता है किसी अदर कार्बन से। नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, तो कभी कार्बन दे सकता है तो कभी नाइट्रोजन दे सकता है, क्योंकि दोनों के पास में लोन पेयर है। तो दोनों के पास में है तो ये अपने डोनर एटम को चेंज कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं एम्बिडेंट ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप है NO2। तो देखिए NO2 की जो स्ट्रक्चर होती है वो कुछ ये होती है। ठीक है, NO2 नेगेटिव है, तो चलिए किसी भी एक ऑक्सीजन के पास में आप माइनस चार्ज दिखा दीजिए। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4। यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है। तो दोनों में से कोई भी एटम क्या कर सकता है, लोन पेयर के थ्रू किसी अदर कार्बन से कनेक्ट हो सकता है। तो ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं एम्बिडेंट ग्रुप। सबसे पहले आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि सर एम्बिडेंट ग्रुप या एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। दोज न्यूक्लियोफाइल which can change their donor atom are called ambident nucleophile। अब कुछ जो रिएक्शन हमने पहले ली थी उनके बारे में बात करते हैं कि सर जब AgCN की रिएक्शन होगी तब क्या होगा और KCN की रिएक्शन होगी तब क्या होगा। जैसे अभी अभी मैंने एक रिएक्शन ली थी CH3 CH2Br। जब मैंने इसकी रिएक्शन KCN के साथ कराई थी तब जो कंपाउंड बना था CH3 CH2 CN प्लस KBr, राइट। और यहीं पर मैंने जब इसकी रिएक्शन AgCN के साथ की थी तब कंपाउंड बना था CH3 CH2 and NC plus KBr। Now I am going to explain what is the reason behind these two types of reaction। देखिए, आप लोगों को KCN और AgCN की स्ट्रक्चर पे ध्यान देना है। KCN आप जानते हो पोटेशियम एक हाई रिएक्टिव मेटल है। पोटेशियम की में और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है और कार्बन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और ये भी ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, काफी अच्छा खासा पॉजिटिव चार्ज रखता है, काफी पावरफुल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। तो इसलिए इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज में काफी बड़ा अंतर होता है, जिसकी वजह से चलो दोबारा से हमने स्ट्रक्चर बना दी। इसकी वजह से ये जो कंपाउंड होता है KCN, ये इसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होता है, मोर आयनिक कैरेक्टर। ठीक है, अब ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होने से क्या होगा, ये दोनों अलग अलग आयन आसानी से दे देंगे। जब अलग अलग आयन दे देंगे तो आप कहोगे तो ये आयन अलग हो गया और साइनाइड आयन अलग हो गया। तो अभी भी तो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों में से कोई भी अपना लोन पेयर इस कार्बन को दे सकता है और कनेक्ट हो सकता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन सुनो। देखिए, जो कार्बन है और नाइट्रोजन है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी किसकी कम होगी, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपेरिजन विद कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, ये क्या चाहता है, ये तो इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहेगा। कार्बन क्या करेगा, इसके कंपेरिजन में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन ही अपना लोन पेयर इस कार्बन को देगा और ब्रोमीन को यहाँ से आउट करेगा। तो Br नेगेटिव एंड K पॉजिटिव मिलके KBr बन जाएगा। ये बात हुई किसकी, जब KCN रिएक्ट करेगा। आपको सिर्फ इतना समझना है, इतना राइट करना है कि सर इन KCN there is more ionic character, that's why carbon connect with this carbon with its lone pair, and why nitrogen is not connecting, because nitrogen is more electronegative than carbon। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से नाइट्रोजन से कनेक्ट होने में
थोड़ी देर करेगा, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन के कंपेरिजन में, तो जल्दी से कनेक्ट हो जाएगा। अब AgCN की स्ट्रक्चर की बात करें, AgCN में देखिए क्या होता है। AgCN में हम जानते हैं कि सिल्वर की एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट तो है नहीं है, तो सिल्वर AgCN में या सिल्वर नाइट्रेट में क्या होता है, जो कोवलेंट करेक्टर होता है वो ज्यादा होता है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, या फिर मोर कोवलेंट नेचर भी आप लिख सकते हो। कोवलेंट नेचर होने की वजह से अब यहाँ पर आयंस नहीं बनते, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हो सर कोवलेंट करेक्टर यहाँ पर ज़्यादा क्यों है, यहाँ पर आयनिक करेक्टर ज़्यादा क्यों है, तो उसका रीजन मैंने बताया। जो पोटेशियम है वो बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, सिल्वर है एक लेस पावरफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, जिसकी वजह से आसानी से अलग नहीं होता है। आसानी से अलग नहीं होता है तो फिर आयन नहीं बनते, आयन नहीं बनते तो कंपाउंड इस फॉर्म में रहता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लोन पेयर है वो सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन के पास में है, कार्बन के पास में कोई लोन पेयर है ही नहीं। अब जब कार्बन के पास में कोई लोन पेयर है ही नहीं तो नाइट्रोजन की मजबूरी होगी कि वो नाइट्रोजन के थ्रू ही कनेक्ट करे। मतलब ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन अपने लोन पेयर से इस कार्बन से कनेक्ट होगा, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। KCN या NaCN कनेक्ट होगा तब क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। ओके, को बताया साइनाइड और आइसोसाइनाइड की रिएक्शन होती है, बिल्कुल उसी तरह से नाइट्रेट की भी रिएक्शन होती है। जब मैंने आप लोगों को बहुत सारी रिएक्शन एक साथ बताई थी तब वहां पर ये बात बताई थी, अगर आप रिएक्शन KNO2 के साथ में करा रहे हैं, ठीक है, देन जो प्रोडक्ट बनता है CH3 CH2 ONO, राइट। और अगर आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ में रिएक्शन कराना है तब जो प्रोडक्ट बनता है तब क्या बनता है, NO2। तो फिर से वही बात है कि यहाँ पर NO2 किसका काम कर रहा है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जो अपने डोनर एटम को चेंज कर लेते हैं। तो इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं। अगर KNO2 है, राइट, तो KNO2 में क्या होगा, अब ये भी मैंने आपको बताया। नाइट्रेट आयन की स्ट्रक्चर आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। यहाँ पर लोन पेयर ऑक्सीजन के पास भी है और नाइट्रोजन के पास भी है, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है, और चार्ज किसकी तरह होता है, बोझ की तरह होता है। कोई भी एटम के ऊपर अगर चार्ज है तो सबसे पहले वो एटम चाहता है कि उसका चार्ज कैसे भी हट जाए, जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उतना जल्दी चार्ज हट जाए, जिससे वो स्टेबल हो जाए। जितना चार्ज होगा उतना ही वो अनस्टेबिलिटी फील करेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास में हम जानते हैं कि ये KNO2 में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। ओके, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होने की वजह से पोटेशियम अलग होगा और नाइट्रेट आयन अलग होगा। लेकिन चार्ज किसके ऊपर आ रहा है, चार्ज आ रहा है ऑक्सीजन एटम के ऊपर। आपको सर ऑक्सीजन एटम तो नाइट्रोजन के कंपेरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो तो ठीक है, लेकिन चार्ज भी तो है। चार्ज किसकी वजह से भी, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है। प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन चला गया है। ये दो बातों को मतलब क्लियर रखना। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन ले लिया है, इस वजह से ये परेशान है बेचारा। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन के आने से। नेगेटिव चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के जाने से। नेगेटिव चार्ज क्यों है, इलेक्ट्रॉन के आने से। नेगेटिव चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के जाने से। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को इस कार्बन को देगा, तुरंत ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन लेके आउट होगा, तो ऑक्सीजन के थ्रू यहाँ पर कनेक्शन होगा और कंपाउंड बनेगा इथाइल नाइट्रीटो ओ, इथाइल नाइट्रीटो ओ। लेकिन अगर आप AgNO2 की बात करोगे तो फिर से वही बात है, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आने की वजह से, ठीक है, कोई चार्ज आयन तो है ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो लोन पेयर है वो किसके पास है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास है। तो यहाँ पर जो कनेक्शन होगा वो किसके थ्रू कनेक्ट होगा, ये नाइट्रोजन के थ्रू कनेक्ट होगा। तो क्या बनेगा, नाइट्रो इथेन या फिर इथाइल नाइट्रीटो एन भी लिखा जा सकता है। फिलहाल हम इसका नाम नाइट्रो इथेन लिखते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल के साथ में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा, कब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा। कोई हाई रिएक्टिव मेटल दिखाई दे रहा है लाइक सोडियम है या पोटेशियम है, तो आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो उसकी वजह से आयंस बनेंगे। तो आपको देखना पड़ेगा
किसके ऊपर चार्ज जा रहा है, जो चार्ज जिसके ऊपर आ रहा है डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन वही देगा। ठीक है, ये बात हम AgCN में KCN वाले में अभी बता सकते थे। जब ये दोनों अलग अलग होंगे तो जो कार्बन के ऊपर चार्ज आएगा, ठीक है, तो कार्बन के ऊपर चार्ज है, बेचारा कार्बन परेशान है, ये चार्ज क्यों आया, इलेक्ट्रॉन के आने थे, चार्ज जाएगा कब, इलेक्ट्रॉन के जाने थे। डेफिनेटली ये कार्बन ही अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, किसको, इस कार्बन को, जिसके थ्रू क्या बनेगा, साइनाइड बनेगा। अगर AgCN होता वहां पर तो फिर कोई कोवलेंट नेचर ज्यादा आता, कोवलेंट नेचर ज्यादा आने की वजह से अब कार्बन के पास में कोई लोन पेयर है ही नहीं है, लोन पेयर है नहीं है तो फिर नाइट्रोजन डोनेट करेगा। तो ये बात हुई एम्बिडेंट लिगेंड की या एम्बिडेंट